नमस्कार। आइए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास श्रीकांत का 5वां भाग। बहुत से अनुभवों, भावनाओं, किस्से, कहानियों को अपने अंदर समेटे आइए अवगत होते हैं श्रीकांत के जीवन से। उसके बाद बहुत दिनों तक इंद्र को नहीं देखा। गंगा के तीरे घूमने जाता तो देखता था कि उसकी नाव किनारे से बंधी हुई है। वह पानी में भीग रही है, धूप में फट रही है। सिर्फ एक दफे और हम दोनों उस नाव पर बैठे थे। उस नाव पर हमारी वह अंतिम यात्रा थी। इसके बाद न वही उस नाव पर चढ़ा और न मैं ही। वह दिन मुझे खूब याद है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह हमारी नौका यात्रा का समाप्ति दिवस था, किंतु इसलिए कि उस दिन अखंड स्वार्थपरता का जो उत्कृष्ट दृष्टांत देखा था, उसे मैं सहज में नहीं भूल सका। वह कथा भी कही ही देता हूँ। वह कड़ाके की शीतकाल की संध्या थी। पिछले दिन पानी का एक अच्छा झाला पड़ चुका था, इसलिए जाड़ा सुई की तरह शरीर में चुभता था। आकाश में पूरा चांद उग गया था। चारों तरफ चांदनी मानो तैर रही थी। एकाएक इंद्र आ टपका और बोला, थिएटर देखने चलेगा? थिएटर के नाम से मैं एक बार उछल पड़ा। इंद्र बोला, तो कपड़े पहनकर शीघ्र हमारे घर आ जा। 5 मिनट में एक रैपर लेकर बाहर निकला। उस स्थान को ट्रेन से जाना होता था। सोचा घर से गाड़ी करके स्टेशन पर जाना होगा, इसीलिए इतनी जल्दी है। इंद्र बोला, ऐसा नहीं, हम लोग नाव पर चलेंगे। मैं निरुत्साहित हो गया, क्योंकि गंगा में नाव को उस ओर खेकर ले जाना पड़ेगा और इसलिए बहुत देर हो जाने की संभावना थी। शायद समय पर ना पहुंचा जा सके। इंद्र बोला, हवा तेज है, देर ना होगी। हमारे नवीन भैया कलकत्ते से आए हैं, वे गंगा से ही जाना चाहते हैं। खैर, दांड लेकर पाल तानकर ठीक तरह से हम लोग नाव में बैठ गए। बहुत देर करके नवीन भैया घाट पर पहुंचे। चंद्रमा के आलोक में उन्हें देखकर तो मैं डर ही गया। कलकत्ते के भयंकर बाबू, रेशम के मोजे, चमचमाते पंप शू, ऊपर से नीचे तक ओवरकोट में लिपटे हुए, गले में गलूबंद, हाथ में दास्ताने, सिर पर टोपी। शीत के विरुद्ध उनकी सावधानियों का अंत नहीं था। हमारी उस सादी सी डोंगी को उन्होंने अत्यंत रद्दी कहकर अपना कठोर मत जाहिर किया और इंद्र के कंधों पर भार देकर तथा मेरा हाथ पकड़कर बड़ी मुश्किल से, बड़ी सावधानी से वे नाव के बीच जाकर सुशोभित हो गए। तेरा नाम क्या है रे? डरते डरते मैंने कहा, श्रीकांत। उन्होंने आक्षेप के साथ मुंह बनाकर कहा, श्रीकांत? सिर्फ कांत ही काफी है। जा हुक्का तो भर ला। अरे इंद्र, हुक्का चिलम कहाँ है? इस छोरे को दे दे, तमाकू भर दे। अरे बाप रे, कोई अपने नौकर को भी इस तरह की विकट भावभंगिमा से आदेश नहीं देता। इंद्र अप्रतिम होकर बोला, श्रीकांत, तू आकर थोड़ी देर दांड पकड़ कर रख, मैं हुक्का भरे देता हूँ। उसका जवाब न देकर मैं खुद ही हुक्का भरने लगा, क्योंकि वे इंद्र के मौसेरे भाई थे, कलकत्ते के रहने वाले थे और हाल ही में उन्होंने LA पास किया था। किंतु मेरा मन बिगड़ उठा। तमाकू भरकर हुक्का हाथ में देते ही उन्होंने प्रसन्न मुख से पीते पीते पूछा, तू कहाँ रहता है रे कांत? तेरे शरीर पर वह काला काला सा क्या है रे? रैपर है? आह, रैपर की क्या ही शोभा है। इसके तेल की बात से तो भूत भी भाग जावे। छोकरे, फैलाकर बिछा दे इसे, यहाँ बैठे उस पर। मैं देता हूँ नवीन भैया, मुझे ठंड नहीं लगती, यह लो। कहकर इंद्र ने अपने शरीर पर की अलवान चट से उतारकर फेंक दी। वह उसे मजे से बिछाकर बैठ गया और आराम से तमाकू पीने लगा। शीत ऋतु की गंगा अधिक चौड़ी नहीं थी। आधे घंटे में ही डोंगी उस किनारे जा भिड़ी। साथ ही साथ हवा बंद हो गई। इंद्र व्याकुल हो गया। नूतन भैया, यह तो बड़ी मुश्किल हुई। हवा बंद हो गई, अब तो पाल चलेगा नहीं। नूतन भैया बोले, इस छोकरे के हाथ में दे देना, डांड खींचे। कलकत्ता वासी नूतन भैया की जानकारी पर
कुछ मलिन हंसी हंसकर इंद्र बोला, डांड कोई नहीं ले जा सकता नूतन भैया, इस रेत को ठेलकर जाना किसी के लिए संभव नहीं, हमें लौटना पड़ेगा। प्रस्ताव सुनकर नूतन भैया मुहूर्त भर के लिए अग्निशर्मा हो उठे। तो फिर लेकर क्यों आया हतभागे? जैसे हो तुझे वहां तक तो पहुंचाना ही होगा। मुझे थिएटर में हारमोनियम बजाना ही होगा, उनका विशेष आग्रह है। इंद्र बोला, उनके पास बजाने वाले आदमी हैं नूतन भैया, तुम्हारे न जाने से वे न अटके रहेंगे। अटके न रहेंगे? इस गंवार देश के छोकरे बजावेंगे हारमोनियम। चल, जैसे बने वैसे ले चल। इतना कहकर उन्होंने जिस तरह का मुंह बनाया, उससे मेरा सारा शरीर जल उठा। उसका हारमोनियम बजाना भी हमने बाद में सुना, किंतु वह कैसा था सो बताने की जरूरत नहीं। इंद्र का संकट अनुभव करके मैं धीरे से बोला, इंद्र, क्या रस्सी से खींचकर ले जाने से काम न चलेगा? बात पूरी होते न होते मैं चौंक उठा। वे इस तरह दांत किटकिटा उठे कि उनका वह मुंह आज भी मुझे याद आता है। बोले, तो फिर ले जाना, खींचता क्यों नहीं? जानवर की तरह बैठा क्यों है? इसके बाद एक दफे इंद्र और एक दफे मैं रस्सी खींचते हुए आगे बढ़ने लगे, कहीं ऊंचे किनारे के ऊपर से, कहीं नीचे उतरकर, और बीच बीच में उस बर्फ सरी के ठंडे जल की धारा में घुसकर। हमें अत्यंत कष्ट से नाव ले जाना पड़ा, और बीच बीच में बाबू के हुक्के को भरने के लिए भी नाव रोकना पड़ा, परंतु बाबू वैसे ही जमकर बैठे रहे, जरा भी सहायता उन्होंने नहीं की। इंद्र ने एक बार उनसे कर्ण पकड़ने को कहा तो जवाब दिया, मैं दास्ताने खोलकर ऐसी ठंड में निमोनिया बुलाने को तैयार नहीं हूं। इंद्र ने कहना चाहा, उन्हें खोले बगैर ही, हाँ, कीमती दास्तानों को मिट्टी में डाल दूं, यही ना? ले जा जा, जो करना हो कर। वास्तव में ऐसे स्वार्थी और असज्जन व्यक्ति जीवन में मैंने बहुत ही थोड़े देखे हैं। उनके एक वाहियात शौक को चरितार्थ करने के लिए हम लोगों को, जो उनसे उम्र में बहुत छोटे थे, इतना सब क्लेश सहते हुए अपनी आंखों देखकर वे जरा भी विचलित न हुए। कहीं से जरा सी ठंड लगकर उन्हें बीमार न कर दे, एक छींटा जल का पड़ जाने पर उनका कीमती ओवरकोट खराब न हो जाए, हिलने चलने में किसी तरह का व्याघात न हो, इसी भय से वे जड़ होकर बैठे रहे और चिल्ला चिल्ला कर हुक्मों की झड़ी लगाते रहे। और भी एक आफत आ गई। गंगा की रुचिकर हवा में बाबू साहब की भूख भड़क उठी, और देखते ही देखते अविश्राम बकझक की चोटों से और भी भीषण हो गई। इधर चलते चलते रात के 10 बज गए और थिएटर पहुंचते पहुंचते रात को 2 बज गए। यह सुनकर बाबू साहब प्रायः पागल उठे। रात के जब 11 बजे, तब कलकत्ते के बाबू बेकाबू होकर बोले, अरे इंद्र, पास में कहीं हिंदुस्तानियों की कोई अस्थि बस्ती है कि नहीं? चिवड़ा उवड़ा मिलेगा या नहीं? इंद्र बोला, सामने ही एक खूब बड़ी बस्ती है नूतन भैया, सब चीजें मिलती हैं। तो फिर चला चल। अरे छोकरे, जरा खींच ना जोर से, क्या खाने को नहीं पाता? इंद्र बोल न तेरे इस साथी से, थोड़ा और जोर से खींच के चले। इंद्र ने अथवा मैंने, किसी ने इसका जवाब न दिया। जिस तरह चल रहे थे उसी तरह चलते हुए हम थोड़ी देर में एक गांव के पास जा पहुंचे। यहाँ पर किनारा ढालू और विस्तृत हो गया था और जल में मिल गया था। नाव को बलपूर्वक धक्का देकर उथले पानी में कर हम दोनों ने थोड़ी आराम की सांस ली। बाबू साहब बोले, हाथ पैर कुछ सीधे करना होगा, उतरना चाहता हूँ। अतएव इंद्र ने उन्हें कंधों पर उठाकर नीचे उतार दिया। वे ज्योत्सना के आलोक में गंगा की शुभ्र रेती पर चहलकदमी करने लगे। हम दोनों जने उनकी क्षुधा शांति के उद्देश्य से गांव के भीतर घुसे। यद्यपि हम लोग जानते थे कि इतनी रात्रि को इस दरिद्र खेड़े में आहार संग्रह करना आसान काम नहीं है, तथापि चेष्टा किए बगैर भी निस्तार नहीं था। इस पर अकेले रहने की उनकी इच्छा भी नहीं थी। इस इच्छा के प्रकाशित होते ही इंद्र उसी दम आह्वान करके बोला, नवीन भैया, अकेले तुम्हें डर लगेगा, हमारे साथ थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। यहाँ कोई चोर और भी नहीं है, नाव कोई न ले जाएगा, चलो ना, चले। नवीन भैया अपने मुंह को कुछ विकृत करके बोले,
डर? हम लोग दर्जी पाड़े के लड़के हैं, यमराज से भी नहीं डरते, यह जानते हो। नीच लोगों की गंदी बस्ती में हम नहीं जाते। सालों के शरीर की बू यदि नाक में चली गई तो हमारी तबीयत खराब हो जाए। वास्तव में उनका मनोगत अभिप्राय यह था कि मैं उनके पहरे पर नियुक्त होकर उनका हुक्का भरता रहूं। किंतु उनके व्यवहार से मन ही मन इतना नाराज हो गया था कि इंद्र के इशारा करने पर भी मैं किसी तरह इस आदमी के संसर्ग में अकेले रहने को राजी न हुआ। इंद्र के साथ चल दिया। दर्जी पाड़े के बाबू साहब ने हाथ ताली देते हुए गाना गाना शुरू किया। हम लोगों को बहुत दूर तक नाक के स्वर की उनकी जनानी तान सुनाई देती रही। इंद्र खुद भी मन ही मन अपने भाई के व्यवहार से अतिशय लज्जित और क्षुब्ध हो गया था। धीरे से बोला, ये कलकत्ते के आदमी ठहरे, हमारी तरह हवा पानी सहन नहीं कर सकते, समझे न श्रीकांत। मैं बोला हूँ। तब इंद्र उनकी असाधारण विद्या बुद्धि का परिचय शायद श्रद्धा आकर्षित करने के लिए देते हुए चलते गया। बातचीत में उसने यह भी कहा कि थोड़े दिनों में बीए पास करके वह डिप्टी हो जाएंगे। जो हो, अब इतने दिनों बाद भी वह इस समय कहाँ के डिप्टी हैं अथवा उन्हें कौन सा पद प्राप्त हुआ यह मुझे नहीं मालूम, परंतु जान पड़ता है कि वे डिप्टी तो अवश्य बन गए होंगे, नहीं तो बीच बीच में बंगाली डिप्टियों की इतनी सुख्याति कैसे सुन पड़ती। उस समय उनका प्रथम यौवन था। सुनते हैं जीवन के इस काल में हृदय की प्रशस्तता, संवेदना की व्यापकता जितनी बढ़ती है उतनी किसी और समय में नहीं। लेकिन इन कुछ घंटों के संसर्ग में ही जो नमूना उन्होंने दिखाया, इतने समय के अंतर के बाद भी वह भुलाया नहीं जा सकता। फिर भी भाग्य से ऐसे नमूने कभी कभी दिखाई पड़ जाते हैं, नहीं तो बहुत पहले यह संसार बाकायदा पुलिस थाने के रूप में परिणित हो जाता। पर रहने दो अब इस बात को। परंतु पाठकों को यह खबर देना आवश्यक है कि भगवान भी उन पर क्रुद्ध हो गए थे। इस तरफ के राह घाट दुकान हाट सब इंद्र के जाने हुए थे। वह जाकर एक मोदी की दुकान पर उपस्थित हो गया, परंतु दुकान बंद थी और दुकानदार ठंड के भय से दरवाजे खिड़कियां बंद करके गहरी निद्रा में मग्न था। नींद की वह गहराई अथाह होती है, सो उन लोगों को लिखकर नहीं बताई जा सकती जिन्होंने खुद इसका अनुभव न किया हो। ये लोग न तो अम्ल रोगी निष्कर्मा जमींदार हैं और न बहुत अधिक भार से दबे हुए कन्या के दहेज की फिक्र से ग्रस्त बंगाली गृहस्थ, इसलिए सोना जानते हैं। दिन भर घोर परिश्रम करने के उपरांत रात को ज्यों ही उन्होंने चारपाई ग्रहण की कि फिर घर में आग लगाए बगैर सिर्फ चिल्लाकर या दरवाजा खटखटाकर उन्हें जगाना असंभव है। हम दोनों जने बाहर खड़े होकर तीव्र कंठ से चित्कार करके तथा जितने भी कूट कौशल मनुष्य के दिमाग में आ सकते हैं उन सबको एक एक करके आजमा करके आधे घंटे के बाद खाली हाथ लौट आए। परंतु जब घाट पर आकर देखा तो वह जन शून्य है। चांदनी में जहां तक नजर दौड़ती थी वहां तक कोई भी नहीं दिखता था। दर्जी पाड़े का कोई निशान भी नहीं। नाव जैसी थी वैसी ही पड़ी हुई थी। फिर बाबू साहब कहाँ गए? हम दोनों प्राण प्रण से चित्कार उठे, नवीन भैया, किंतु कहीं कोई नहीं। हम लोगों की व्याकुल पुकार बाईं और दाहिनी बाजू के खूब ऊंचे कगारों से टकराकर अस्पष्ट होती हुई बार बार लौटने लगी। आसपास के उस प्रदेश में शीतकाल में बीच बीच में बाघों के आने की बात भी सुनी जाती थी। गृहस्थ किसान इन दलबद्ध बाघों की विपत्ति से व्यस्त रहते थे। सहसा इंद्र इसी बात को कह बैठा, कहीं बाघ तो नहीं उठा ले गया रे? भय के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या कहते हो? इसके पहले उनके अभद्र व्यवहार से मैं नाराज तो सचमुच ही हो उठा था, परंतु इतना बड़ा अभिशाप तो मैंने भी उन्हें नहीं दिया था। सहसा दोनों की नजर पड़ी कि कुछ दूर बालू के ऊपर कोई वस्तु चांदनी में चमचमा रही है। पास जाकर देखा तो उन्हीं के बहुमूल्य पंप शू। इंद्र भीगी बालू पर लेट गया। हाय श्रीकांत, साथ में मेरी मौसी भी तो आई है, अब मैं घर न लौट कर जाऊंगा। तब धीरे धीरे सब बातें स्पष्ट होने लगी। जिस समय हम लोग मोदी की दुकान पर उसे जगाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे थे, उसी समय इस तरफ से कुत्तों का एक झुंड
आर्त चित्कार करके इस दुर्घटना की खबर हमारे कानों तक पहुंचा रहा था। यह बात अब जल की तरह हमारी आंखों के सामने स्पष्ट हो गई। अब भी हमें दूर पर कुत्तों का भौंकना सुनाई पड़ता था। अतएव जरा भी संशय नहीं रहा कि बाघ उन्हें खींचकर ले जाकर किसी जगह पर भोजन कर रहे हैं। वहीं आसपास खड़े होकर ये कुत्ते अब भी भौंक रहे हैं। अकस्मात इंद्र सीधा होकर खड़ा हो गया और बोला, मैं वहां जाऊंगा। मैंने डरकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पागल हो गए हो भैया? इंद्र ने इसका कुछ जवाब न दिया। नाव पर जाकर उसने कंधों पर लग्गी रख ली और एक लंबी सी छुरी खीसे से निकालकर बाएं हाथ में ले ली और कहा, तू यहीं रह श्रीकांत, मैं नौ लौट कर आऊं तो मेरे घर में खबर दे देना, मैं चलता हूं। उसका मुंह बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, दोनों आंखें जल रही थी। मैं उसे अच्छी तरह जानता था। यह उसकी निरर्थक खाली उछल कूद नहीं थी कि हाथ पकड़कर दो चार भय की बातें कहने से ही मिथ्या दम्भ मिथ्या में मिल जाएगा। मैं निश्चय से जानता था कि वह किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता, वह जरूर जाएगा। भय से जो चिर अपरिचित हो उसे किस तरह और क्या कहकर रोका जा सकता है। जब वह बिल्कुल जाने ही लगा तो मैं भी ठहर न सका। मैं भी जो कुछ मिला हाथ में लेकर उसके पीछे पीछे चल दिया। इस बार इंद्र ने मुंह फेरकर मेरा एक हाथ पकड़ लिया और कहा, तू पागल हो गया है श्रीकांत, तेरा क्या दोष है, तू क्यों जाएगा? उसका कंठ स्वर सुनकर मेरी आंखों में एक मुहूर्त में ही जल भर गया। किसी तरह उसे छिपाकर बोला, तुम्हारा ही भला क्या दोष है इंद्र, तुम ही क्यों जाते हो? जवाब में इंद्र ने मेरे हाथ से बांस छीनकर नाव में फेंक दिया और कहा, मेरा भी कुछ दोष नहीं भाई, मैं भी नवीन भैया को लाना नहीं चाहता था, परंतु अब अकेले लौटकर जा भी नहीं सकता, मुझे तो जाना ही होगा। परंतु मुझे भी तो जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही एक दफ़े मैं कह चुका हूँ कि मैं बिल्कुल भी डरपोक न था। अतएव बांस को फिर से उठाकर खड़ा हो गया और वाद विवाद किए बगैर ही हम दोनों आगे चल दिए। इंद्र बोला, बालू पर नहीं दौड़ा जा सकता, खबरदार दौड़ने की कोशिश न करना, नहीं तो पानी में जा गिरेगा। सामने ही एक बालू का टीला था, उसे पार करते ही दिख पड़ा, बहुत दूर पर पानी के किनारे 6-7 कुत्ते खड़े भौंक रहे हैं। जहाँ तक नजर गई वहाँ तक थोड़े से कुत्तों को छोड़कर बाघ तो क्या, कोई शिंखाल भी नहीं दिखाई दिया। सावधानी से कुछ देर और अग्रसर होते ही जान पड़ा कि कोई एक काली सी वस्तु पानी में पड़ी है और वे उसका पहरा दे रहे हैं। इंद्र चिल्ला उठा, नूतन भैया! नूतन भैया गले तक पानी में खड़े हुए अस्पष्ट स्वर से रो पड़े, यहाँ हूँ मैं। हम दोनों प्राणपण से दौड़े, कुत्ते हटकर खड़े हो गए और इंद्र झप से कूदकर गले तक डूबे हुए मूर्छित अपने दर्जी पाड़े के मौसेरे भाई को खींचकर किनारे उठाकर लाया। उस समय भी उनके पैर पर एक बहुमूल्य पंप शू, शरीर पर ओवरकोट, हाथों में दास्ताने, गले में गलूबंद और सिर पर टोपी थी। भागने के कारण फूलकर वे ढोल हो गए थे। हमारे जाने के उपरांत उन्होंने हाथ ताली देकर जो बढ़िया तान छेड़ दी थी, बहुत संभव है उसी संगीत की तान से आकृष्ट होकर गांव के कुत्ते का दल बांध कर वहां आकर उपस्थित हो गया था और उस अभूतपूर्व गीत और आदरपूर्ण पोशाक की छटा से विभ्रांत होकर इस महामान्य व्यक्ति के पीछे पड़ गए थे। पीछा छुड़ाने के लिए इतनी दूर भागने पर भी आत्मरक्षा का और कोई उपाय न खोज सकने के कारण अंत में झप से पानी में कूद पड़े और इस दुर्दांत शीत की रात में तुषार शीतल जल में आधे घंटे तक गले में डूबकर अपने पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित करते रहे। किंतु प्रायश्चित के संकट को दूर करके उन्हें फिर से चंगा करने में हमें कम मेहनत नहीं उठानी पड़ी। परंतु सबसे बढ़कर अचरज की बात यह हुई कि बाबू साहब ने सूखे में पैर रखते ही पहली बार यही बात पूछा कि हमारा एक पंपशू कहाँ गया? वह वहाँ पड़ा हुआ है। यह सुनते ही वे सारे दुख क्लेश भूलकर उसे शीघ्र उठा लेने के लिए सीधे खड़े हो गए। इसके बाद कोट के लिए, गलूबंद के लिए, मौजों के लिए, दास्तानों के लिए बारी बारी से एक एक के लिए शोक प्रकाशित करने लगे। और उस रात को जब तक हम लोग लौटकर अपने घाट पर नहीं पहुंच गए, तब तक यही कहकर हमारा तिरस्कार करते रहे कि क्यों हमने मूर्खों की तरह उनके शरीर से उन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी उतार डाला था। न उतारा होता
तो इस तरह धूल लगकर वे मिट्टी न हो जाते। हम दोनों असभ्य लोगों में रहने वाले ग्रामीण किसान हैं। हम लोगों ने इन चीज़ों को पहले कभी आंखों से देखा तक न होगा। यह सब वे बार बार कहते रहे। जिस देह पर इसके पहले एक छींटा भी जल गिरने से वे व्याकुल हो उठते थे, कपड़े लत्तों के शौक में वे उस देह को भी भूल गए। उपलक्ष्य वस्तु असल वस्तु से भी किस तरह कई गुना अधिक होकर उसे पार कर जाती है, यह बात यदि इन जैसे लोगों के संसर्ग में न आया जाए तो किसी तरह प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। रात को 2 बजे के बाद हमारी डोंगी घाट पर आ लगी। मेरे जिस रैपर की विकट बू से कलकत्ते के बाबू साहब इसके पहले बेहोश हुए जाते थे, उसी को अपने शरीर पर डालकर उसी की अविश्रांत निंदा करते हुए तथा पैर पोंछने में भी घृणा होती है, यह बार बार सुनाते हुए भी इंद्र की अलवान ओढ़कर उस यात्रा में आत्मरक्षा करते हुए घर गए। कुछ भी हो, हम लोगों पर दया करके जो वे व्याघ्र कवलित हुए बगैर सशरीर वापस लौट आए, उनके उसी अनुग्रह के आनंद से हम परिपूर्ण हो रहे थे। इतने उपद्रव अत्याचार को हंसते हुए सहन करके और आज नाव पर चढ़ने के शौक की परिसमाप्ति करके उस दुर्जय शीत रात्रि में केवल एक धोती भर का सहारा लिए कांपते कांपते हम लोग घर में लौट आए। लिखने बैठते ही बहुत दफ़ा मैं आश्चर्य से सोचता हूँ कि इस तरह की घटनाएं मेरे मन में निपुणता से किसने सजा कर रखी है। जिस ढंग से मैं लिख रहा हूँ, इस ढंग से वे एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तो नहीं घटित हुई थी। और फिर सांकल की भी क्या सभी कड़ियाँ साबुत बनी हुई होती हैं? सो भी नहीं। मुझे मालूम है कि कितनी ही घटनाएं तो विस्मृत हो चुकी हैं, परंतु फिर भी श्रृंखला तो नहीं टूटती। तो कौन फिर उन्हें नूतन करके जोड़े रखता है? एक और भी अचरज की बात है। पंडित लोग कहा करते हैं कि बड़ों के बोझ से छोटे पिस जाते हैं, परंतु यदि ऐसा होता तो फिर जीवन की प्रधान और मुख्य घटनाएं तो अवश्य याद रखने की चीज़ होती, परंतु सो भी तो नहीं देखता हूँ। बचपन की बातें कहते समय एकाएक मैंने देखा कि स्मृति मंदिर की बहुत सी तुच्छ घटनाएं भी हैं, न जाने कैसे वो बहुत बड़ी होकर ठाठ से बैठ गई हैं, और बड़ी घटनाएं छोटी बनकर न जाने कहाँ झड़कर गिर गई हैं। इसलिए बोलते समय भी यही बात चरितार्थ होती है। तुच्छ बातें बड़ी होकर दिखाई देती हैं और बड़ी बातें याद भी नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है, इसकी कैफियत पाठकों को मैं नहीं दे सकता। जो होता है सिर्फ उसे ही मैंने बता दिया है। इसी प्रकार की एक तुच्छ सी बात है जो मन के भीतर इतने दिनों तक चुपचाप छिपी रहकर इतनी बड़ी हो उठी है कि आज उसका पता बताकर मैं स्वयं भी बहुत विस्मित हो रहा हूँ। उसी बात को आज मैं पाठकों को सुनाऊंगा, किंतु बात ठीक ठाक क्या है सो जब तक मैं उसका पूरा परिचय न दे दूं, तब तक उसका रूप किसी भी तरह स्पष्ट न होगा। क्योंकि यदि मैं प्रारंभ में ही कह दूं कि वह एक प्रेम का इतिहास है, तो उससे यद्यपि मिथ्या भाषण का पाप तो न होगा, किंतु वह व्यापार अपनी चेष्टा से जितना बड़ा हो उठा है, मेरी भाषा शायद उसको भी उल्लंघन कर जाएगी। इसलिए बहुत ही सावधान होकर कहने की ज़रूरत है। वह बहुत बाद की बात है। जीजी की स्मृति भी उस समय धुंधली हो गई थी, जिनके मुख की याद मन में लाते ही न मालूम कैसे प्रथम यौवन की उत्कंठा अपने आप सिर झुका लेती है। उन जीजी की याद उस समय उस तरह नहीं आती थी। यह उसी समय की कहानी है। एक राजा के लड़के के द्वारा निमंत्रित होकर मैं उसकी शिकार पार्टी में जाकर शामिल हुआ। उसके साथ बहुत समय तक स्कूल में पढ़ा था। गुपचुप अनेक बार उनके गणित के सवाल भी हल कर दिए थे, इसीलिए वह मुझे खूब चाहता था। इसके बाद एंट्रेंस क्लास में हम दोनों अलग हो गए। मैं जानता हूँ कि राजाओं के लड़कों की स्मरण शक्ति कम हुआ करती है, किंतु यह नहीं सोचा था कि वह मेरा स्मरण करके पत्र व्यवहार करना शुरू कर देगा। इसी बीच एक दिन एकाएक उससे मुलाकात हो गई। उसी समय वह बालिग हुआ था। बहुत से जमा किए हुए रुपए उसके हाथ लगे और उसके बाद इत्यादि इत्यादि। राजा के कानों में बात पहुंची कि राइफल चलाने में मैं बेजोड़ हूँ तथा और भी कितने ही तरह के गुणों से मैं इस बीच मंडित हो गया हूँ, जिनसे मैं एकमात्र बालिग राजपुत्र का अंतरंग मित्र होने के लिए सर्वथा योग्य हूँ।
आत्मीय बंधु बांधव तो अपने आदमी की प्रशंसा कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही करते हैं, नहीं तो सचमुच ही इतनी विद्याएं इतने ही अधिक परिमाण में मैं उस छोटी सी उम्र में अर्जित करने में समर्थ हो गया था। यह अहंकार मुझे शोभा नहीं देता। कम से कम कुछ विनय रखना अच्छा है। खैर जाने दो। शास्त्रकारों ने कहा है कि राजे रजवाड़ों के सादर आह्वान की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हिंदू का लड़का ठहरा, शास्त्र अमान्य तो नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं चला गया। स्टेशन से 10-12 कोस हाथी पर बैठकर गया। देखा, बेशक राजपुत्र के बालिग होने के सब लक्षण मौजूद हैं। कोई 5 तंबू गड़े हुए हैं, एक स्वयं उनका, एक मित्रों का, एक नौकरों का और एक रसोई का। इसके सिवाय एक तंबू कुछ फासले पर था, उसके 2 हिस्से करके उनमें 2 वेश्याएं और उनके साजिंदे। संध्या हो चुकी है। प्रवेश करते ही मैं जान गया कि राजकुमार के खास कमरे में बहुत देर से संगीत की बैठक जमी हुई है। राजकुमार ने बड़े आदर से मेरा स्वागत किया। मित्र दोस्त वेहवल कंठ से आइए आइए पधारिए कहकर संबंधन करने लगे। मैं सर्वथा अपरिचित था, किंतु वह उन लोगों की जो अवस्था थी उससे अपरिचय के कारण रुकने वाली नहीं थी। ये बाईजी पटने से बहुत सा रुपया पाने की शर्त पर 2 सप्ताह के लिए आई थी। इस काम में राजकुमार ने जिस विवेचना और विलक्षणता का परिचय दिया उसकी तारीफ करनी होगी। बाईजी खूब सुंदर, सुकंठ और गाने में निपुण थी। मेरे प्रवेश करते ही गाना थम गया। इसके बाद समयोजित वार्तालाप और अदब कायदे का काम समाप्त होने में कुछ समय चला गया। राजकुमार ने अनुग्रह करके मुझसे गाने की फरमाइश करने का अनुरोध किया। राजाज्ञा पाकर पहले तो मैं कुंठित हो उठा, किंतु थोड़ी ही देर में मालूम हो गया कि संगीत की उस मजलिस में सिर्फ मैं ही कुछ धुंधला सा देख सकता हूँ और बाकी तो छुछुंदर के माफिक अंधे ही हैं। बाईजी खिल उठी। पैसे के लोभ से बहुत से काम किए जा सकते हैं, सो मैं जानता था, किंतु इन निरात मूर्खों के दरबार में इतनी देर तक वीणा बजाना उसे बड़ा कठिन मालूम हो रहा था। इस दफे एक समझदार व्यक्ति पाकर मानो वे बच गई। इसके बाद रात को देर तक, मानो केवल मेरे लिए ही, उन्होंने अपनी समस्त विद्या, समस्त सौंदर्य और कंठ के समस्त माधुर्य को मेरे सामने रख दिया। बाईजी पटने की रहने वाली थी, नाम था प्यारी। उस रात्रि को उन्होंने जिस तरह अपनी सारी शक्ति लगाकर गाना सुनाया, उस तरह शायद पहले कभी भी नहीं सुनाया होगा। मैं तो मुग्ध हो गया था। गाना बंद होते ही मेरे मुंह से यही निकला, वाह खूब। प्यारी ने मुंह नीचा करके हंस दिया। इसके बाद दोनों हाथों को मस्तक पर लगाकर प्रणाम किया, सलाम नहीं। मजलिस उस रात के लिए खत्म हो गई। उस समय दर्शकों में कोई सो रहा था, कोई तंद्रा में था और अधिकांश बेहोश थे। अपने तंबू में जाने के लिए बाईजी सब सदल बल बाहर निकल रही थी, तब मैं आनंद के अतिरेक से हिंदी में बोल उठा, बाईजी, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारा गाना रोज 2 सप्ताह तक सुनने को मिलेगा। बाईजी पहले तो ठिठक कर खड़ी हो गई, पर दूसरे ही क्षण कुछ नजदीक आकर अत्यंत कोमल कंठ से परिष्कृत बांग्ला में बोली, रुपये लिए हैं, सो मुझे तो गाना ही पड़ेगा। परंतु क्या आप भी इन 15-16 दिनों तक इनकी मुसाहबी करते रहेंगे? जाइए, कल ही आप अपने घर चले जाइए। यह बात सुनकर हतबुद्धि सा होकर मैं मानो काठ का हो गया। इसके पहले कि कुछ कहूँ, देखा बाईजी तंबू के बाहर हो गई हैं। सुबह शोरगुल मचाकर कुमार साहब शिकार के लिए बाहर निकले। मध्य मांस की तैयारी ही सबसे अधिक थी। साथ में 10-12 शिकारी नौकर थे। 15 बंदूकें थीं, जिनमें 6 राइफलें थीं। स्थान था एक अधसूखी नदी के दोनों किनारे। इस पार एक गांव था और उस पार रेत का टीला। इस पार कोस भर तक बड़े बड़े सेमर के वृक्ष थे और उस पार रेती के ऊपर जगह जगह कांस और कुश के झुरमुट। यहाँ ही उन 15 बंदूकों को लेकर शिकार किया जाएगा। सेमर के वृक्षों पर मुझे कबूतर की जाति के पक्षी दिखी पड़े और अधसूखी नदी के मोड़ पर ऐसा जान पड़ा कि 2 पक्षी, चकवा और चकई, तैर रहे हैं। कौन किस ओर जाए?
इस बात पर अत्यंत उत्साह से परामर्श करते करते सभी ने दो दो प्याले चढ़ाकर देह और मन को वीरों की तरह कर लिया। मैंने बंदूक नीचे रख दी। एक तो बाई जी के व्यंग्य की चोट खाकर रात से ही मन विकल हो रहा था, उस पर यह शिकार का क्षेत्र देखकर तो सारा शरीर जल उठा। कुमार ने पूछा, क्यों जी श्रीकांत, तुम तो बड़े गुमसुम हो। अरे यह क्या, बंदूक ही रख दी? मैं पक्षियों को नहीं मारता। यह क्या जी, क्यों क्यों? मुंह पर रेख निकलने के बाद से मैंने छर्रे वाली बंदूक नहीं चलाई है। मैं उसे चलाना भी भूल गया हूँ। कुमार साहब हंसते हंसते लोटपोट हो गए, किंतु उस हंसी का द्रव्य गुण से कितना संबंध था, यह बात अवश्य दूसरी है। सूरज के आंख मुंह लालू उठे। वे इस दल के प्रधान शिकारी और राजपुत्र के प्रिय पार्श्वचर थे। उनके अचूक निशाने की ख्याति मैंने आते ही सुन ली थी। वे रुष्ट होकर बोले, चिड़ियों का शिकार करना क्या कुछ शर्म की बात है? मेरा मिजाज वैसे भी ठिकाने पर नहीं था, इसीलिए जवाब दिया, सबके लिए नहीं, परंतु मेरे लिए तो है। खैर कुमार साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कहकर मैं तंबू में लौट गया। इस पर कौन हंसा, किसने आंखें मिचकाई, किसने मुंह बनाया, सो मैंने नज़र उठाकर भी नहीं देखा। तंबू में लौटकर मैं फर्श पर चित लेटा था और एक प्याला चाय तैयार करने का आदेश देकर एक सिगरेट पी ही रहा था कि बैरे ने आकर अदब से कहा, बाई जी आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक इसी बात की आशा मैं कर रहा था। पूछा, क्यों मिलना चाहती हैं? सो तो मैं नहीं जानता। तुम कौन हो? मैं बाई जी का खानसामा हूँ। बंगाली हो? जी हाँ, जाति का नाई हूँ, नाम है रतन। बाई जी हिंदू हैं? रतन हंसकर बोला, न होती तो मैं कैसे रहता बाबू। मुझे साथ ले जाकर और तंबू का दरवाज़ा दिखाकर रतन चला गया। पर्दा उठाकर भीतर देखा कि बाई जी अकेली बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही हैं। कल रात को पेशवाज और ओढ़नी के कारण मैं ठीक तौर से उन्हें पहचान न सका, परंतु आज देखते ही पहचान लिया कि हो कोई, पर बाई जी बंगाल की लड़की हैं। बाई जी गरद की साड़ी पहने हुए मूल्यवान कारपेट के ऊपर बैठी थी। भीगे हुए बाल पीठ के ऊपर फैल रहे थे। हाथों के पास पानदान रखा था और सामने हुक्का। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई और हंसकर सामने आकर आसन दिखाते हुए बोली, बैठिए, आपके सामने अब और तम्बाकू नहीं पीऊंगी। अरे रतन, हुक्का उठा ले जा। यह क्या खड़े हैं, बैठ जाइए ना। रतन आकर हुक्का ले गया। बाई जी बोली, आप तंबाकू पीते हैं यह मैं जानती हूँ, किंतु दूँ किस तरह? और जगह आप चाहे जो करें, किंतु मैं जानबूझकर तो आपको अपना हुक्का न दे सकूंगी। अच्छा चुरूट लाए देती हूँ। नहीं नहीं, मेरी जेब में चुरूट है। है? अच्छा तो ठंडे होकर बैठ जाइए, बहुत सी बातें करनी है। भगवान कब किससे मिला देते हैं सो कोई नहीं कह सकता। यह स्वप्न में भी अगोचर है। शिकार के लिए गए थे, एकाएक क्यों लौट आए? तबीयत न लगी। न लगने की ही बात है। कैसे निष्ठुर है यह पुरुषों की जात। निरर्थक जीव हत्या करने में इन्हें क्या मजा आता है। बाबूजी तो अच्छे हैं ना? बाबूजी का स्वर्गवास हो गया। हाँ, स्वर्गवास हो गया। और माँ? वे तो उनसे पहले ही चल बसी थी। ओह, तभी तो, कहकर बाई जी ने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर मेरी ओर देखती रह गई। एक दफा तो मानो जान पड़ा उनकी आंखें छलछला आई हैं, किंतु शायद वह मेरी भूल हो। परंतु दूसरे ही क्षण जब वे बोली, तब भूल के लिए कोई जगह न रही। उनका कंठ स्वर सचमुच ही मृदु और आर्द्र हो उठा। बोली, तो फिर यूं कहो कि अब तुम्हारा जतन करने वाला कोई न रहा। बुआ जी के पास ही रहते हो ना? नहीं तो और कहाँ रहोगे? ब्याह नहीं हुआ यह तो मैं देख ही रही हूँ। पढ़ते लिखते हो या वह भी इसके साथ ही समाप्त कर दिया? अब तक तो मैं उसके कुतूहल और प्रश्नमाला को भरसक बर्दाश्त करता रहा, किंतु न जाने क्यों पिछली बात मानो मुझे एकाएक असहाय हो उठी। मैं खींच कर रूखे स्वर में बोल उठा, अच्छा
कौन हो तुम? तुम्हें जीवन में कहाँ देखा है यह तो नहीं याद आता। मेरे संबंध में इतनी बातें तुम क्यों जानना चाहती हो, और यह जानने से तुम्हें क्या लाभ है? बाई जी को गुस्सा न आया, वे हंसकर बोली, लाभ हानि ही क्या संसार में सब कुछ है? माया, ममता, प्यार, मोहब्बत कुछ नहीं। मेरा नाम है प्यारी। किंतु जब मेरा मुख देखकर भी न पहचान सके, तब लड़कपन का नाम सुनकर मुझे कैसे पहचान सकोगे? इसके सिवाय मैं तुम्हारे उस गांव की लड़की भी तो नहीं हूं। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं, सो तो नहीं बताऊंगी। तो फिर अपने बाप का ही नाम बता दो। बाई जी जीभ काट कर बोली, वे स्वर्ग चले गए हैं। राम राम, क्या उनका नाम इस मुंह से उच्चारण कर सकती हूँ? मैं अधीर हो उठा, बोला, यदि नहीं कह सकती तो फिर तुमने मुझे पहचाना किस तरह, यह बताओ। शायद यह बतलाने में कोई दोष न होगा। प्यारी ने मेरे मन के भाव को लक्ष्य करके मुस्कुरा दिया, कहा, नहीं, इसमें कुछ दोष तो नहीं, परंतु क्या तुम विश्वास कर सकोगे? कहकर देखो ना। प्यारी ने कहा, तुम्हें पहचाना तुम्हारी दुर्बुद्धि की मार से, और किस तरह से? तुमने मेरी आंखों से जितना पानी बहवाया है, सौभाग्य से सूर्यदेव ने उसे सुखा दिया, नहीं तो आंखों के उस जल से एक तालाब भर गया होता था। पूछती हूँ, क्या इस पर विश्वास कर सकते हो? सचमुच ही मैं विश्वास न कर सका, परंतु वह मेरी भूल थी। उस समय यह किसी तरह ख्याल भी न आया कि प्यारे के होठों का गठन कुछ इस किस्म का है कि मानो वह हर बात मजाक में ही कहती है और मन ही मन हंसती है। मैं चुप रह गया। वह भी कुछ देर तक चुप रहकर इस बार सचमुच ही हंस पड़ी, परंतु इतनी देर में न जाने मुझे किस तरह जान पड़ा कि उसने अपनी लज्जित अवस्था को मानो संभाल लिया है। हंसकर कहा, नहीं महाराज, तुम्हें जितना भोला समझा था तुम उतने भोले नहीं हो। यह जो मेरा कहने का ढंग है, इसे तुमने बराबर समझ लिया है। किंतु यह भी कहती हूँ कि तुम्हारी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान भी इस बात पर अविश्वास नहीं कर सकते। सो यदि आप इतने बुद्धिमान हैं, तो यह मुसाहबी का व्यवसाय आपने किस लिए ग्रहण किया है? यह नौकरी तो तुम्हारे जैसे आदमी से होने की नहीं। जाओ, यहाँ से चटपट खिसक जाओ। क्रोध के मारे मेरा सर्वांग जल उठा, किंतु मैंने उसे प्रकट नहीं होने दिया। सहज भाव से कहा, नौकरी जितने दिन हो उतनी ही अच्छी, बैठे से बेगार भला, समझी ना? अच्छा, अब मैं जाता हूँ, बाहर के लोग शायद कुछ और ही समझ बैठे। प्यारी बोली, समझ बैठे तो यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है महाराज, यह क्या कोई अफसोस की बात है? उत्तर दिए बिना ही जब मैं द्वार पर आकर खड़ा हुआ, तब वह अकस्मात हंसी की फुहार छोड़कर कह उठी, किंतु देखो बाबू, मेरी वह आंखों के आंसुओं की बात भूल मत जाना। दोस्तों में कुमार साहब के दरबार में प्रकट कर दोगे तो संभव है कि तुम्हारी तकदीर खुल जाए। मैं उत्तर दिए बिना ही बाहर हो गया, परंतु उस निर्लज्जा की वह हंसी और यह कदर या परिहास मेरे सर्वांग में व्याप्त होकर बिच्छू के कांटे की तरह जलने लगा। अपने स्थान पर आकर एक प्याला चाय पीकर और चुरूट मुंह में दबाकर अपने को भरसक ठंडा करके मैं सोचने लगा, यह कौन है? मैं अपनी 5-6 वर्ष की उम्र की तब तक की सारी घटनाएं स्पष्ट तौर से याद कर सकता हूँ, किंतु अतीत में जितनी भी दूर तक दृष्टि जा सकती थी, उतनी दूर तक मैंने खूब छानबीन करके देखा, कहीं भी इस प्यारी को नहीं खोज पाया। फिर भी यह मुझे खूब पहचानती है, बुआ तक की बात जानती है। मैं दरिद्र हूँ सो भी इसे अज्ञात नहीं, इसीलिए और तो कोई गहरी चाल इसमें नहीं हो सकती। फिर भी जिस तरह हो मुझे यहाँ से भगा देना चाहती है, परंतु यह किस लिए? मेरे यहाँ रहने न रहने से इसे क्या? बातों ही बातों में उस समय इसने कहा था कि संसार में लाभ हानि ही क्या सब कुछ है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं। मैंने जिसे पहले कभी आंखों से नहीं देखा, उसके मुंह से यह बात याद करके भी मुझे हंसी आ गई।
किंतु सारी बातचीत को दबाकर उसका आखिरी व्यंग ही मानो मुझे लगातार छेदने लगा। संध्या के समय शिकारियों का दल लौट आया। नौकरों के मुंह से सुना कि 8 पक्षी मारकर लाए गए। कुमार ने मुझे बुला भेजा। तबीयत ठीक न होने का बहाना करके मैं बिस्तर पर पड़ा रहा और इसी तरह पड़े पड़े रात को देर तक प्यारी का गाना और शराबियों की वाह वाह सुनता रहा। इसके बाद 3-4 दिन प्रायः एक ही तरह से कट गए। प्रायः कहता हूँ क्योंकि सिर्फ शिकार को छोड़कर सब बातें रोज एक सी ही होती थी। प्यारी का अभिशाप मानो फल गया हो। प्राणी हत्या के प्रति किसी में कुछ भी उत्साह नहीं देखा, मानो कोई तंबू के बाहर ही न निकलना चाहता हो। फिर भी मुझे उन्होंने नहीं छोड़ा। मेरे वहां से भाग जाने के लिए कोई विशेष कारण हो सो बात न थी, किंतु इस बाई जी के प्रति मानो मुझे घोर अरुचि हो गई। वह जब हाजिर होती तब मानो मुझे कोई मार रहा हो। ऐसा लगता उठकर वहां से जब चला जाता तभी कुछ शांति मिलती। उठ न सकता तो फिर किसी और की तरफ मुंह फिराकर किसी के भी साथ बातचीत करते हुए अन्यमनस्क होने की चेष्टा करता रहता। इस पर भी वह हर समय मुझसे आंखें मिलाने की 1000 तरह से चेष्टा किया करती। यह भी मैं अच्छी तरह अनुभव करता। शुरू में 2-3 दिन उसने मुझे लक्ष्य करके परिहास करने की चेष्टा भी की, किंतु फिर भी मेरे भाव को देखकर वह बिल्कुल सन्न हो रही। शनिवार का दिन था। अब किसी तरह मैं यहाँ नहीं ठहर सकता था। खा पी चुकने के बाद ही आज रवाना हो जाऊंगा, यह स्थिर करके आज सुबह से ही गाने की बैठक जम गई थी। थककर बाई जी ने गाना बंद कर दिया था कि हठात सारी कहानियों से श्रेष्ठ भूतों की कहानियां शुरू हो गईं। पल भर में जो जहां था उसने वहीं से आग्रह के साथ वक्ता को घेर लिया। पहले तो मैं लापरवाही से सुनता रहा, परंतु अंत में उद्विग्न होकर बैठ गया। वक्ता थे गांव के ही एक वृद्ध हिंदुस्तानी महाशय। कहानी कैसे कहनी चाहिए सो वो जानते थे। वे कह रहे थे कि यदि प्रेत योनि के विषय में किसी को भी संदेह हो तो वह आज इस शनिवार की अमावस्या तिथि को इस गांव में आकर अपने चक्षु कर्णों का विवाद भंजन कर डाले। वह चाहे जिस जाति का हो, चाहे जैसा आदमी हो और चाहे जितने आदमियों को साथ लेकर जाए, आज की रात उसका महाश्मशान को जाना निष्फल नहीं होगा। आज की घोर रात्रि में उग्र श्मशानचारी प्रेतात्मा को सिर्फ आंखों से ही देखा जा सकता हो सो बात नहीं, उनका कंठ स्वर भी सुना जा सकता है और इच्छा करने पर उससे बातचीत भी की जा सकती है। मैंने अपने बचपन की बातें याद करके हंस दिया। वृद्ध महाशय उसे लक्ष्य करके बोले, आप मेरे पास आइए। मैं उनके निकट खिसक गया। उन्होंने पूछा, आप विश्वास नहीं करते? नहीं। क्यों नहीं करते? नहीं करने का कोई विशेष हेतु? नहीं। तो फिर? इस गांव में ही 1-2 ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी आप तो विश्वास नहीं करते, मुंह पर हंसते हैं। सो यह केवल 2 पन्ने अंग्रेजी पढ़ने का फल है। बंगाली लोग तो विशेष करके नास्तिक मलेच्छ हो गए हैं। कहाँ की बात कहाँ आ पड़ी, देखकर मैं अवाक हो गया। बोला, देखिए, इस संबंध में मैं तर्क नहीं करना चाहता। मेरा विश्वास मेरे पास है। मैं भले ही नास्तिक हूँ, मलेच्छ हूँ, पर भूत नहीं मानता। जो कहते हैं कि हमने आंखों से देखा है, वे या तो ठगे गए हैं अथवा झूठे हैं, यही मेरी धारणा है। उस भले आदमी ने चट से मेरे दाहिने हाथ को पकड़कर कहा, क्या आप रात को स्मशान आ सकते हैं? मैं हंसकर बोला, जा सकता हूँ। बचपन से ही मैं अनेक रात्रियों में अनेक श्मशानों में गया हूँ। वृद्ध चिढ़कर बोल उठे, आप शेखी मत बघारिए बाबू। इतना कहकर उन्होंने उस श्मशान का सारे श्रोताओं को स्तंभित कर देने वाला महाभयावह विवरण विगतवार कहकर सुनाना शुरू कर दिया। यह श्मशान कुछ ऐसा वैसा श्मशान नहीं है, यह महाश्मशान है। यहाँ पर हजारों नरमुंडे गिने जा सकते हैं। इस श्मशान में हर रात को महाभैरवी अपने साथियों सहित नरमुंडों से गेंद खेलती है और नृत्य करते हुए घूमती है।
उनके खिलखिलाकर हंसने के विकट शब्द कितने ही दफे कितनी ही अविश्वासी अंग्रेज जजों मजिस्ट्रेटों के भी हृदय की धड़कन बंद कर गई है। इस किस्म की लोमहर्षक कहानी वे इस तरह से कहने लगे कि इतने लोगों के बीच दिन के समय तंबू के भीतर बैठे रहने पर भी बहुत से लोगों के सिर के बाल तक खड़े हो गए। तिरछी नज़र से मैंने देखा कि प्यारी न जाने कब मेरे पास आकर बैठ गई और उन बातों को मानो सारे शरीर से निगल रही थी। इस तरह जब वह महाश्मशान का इतिहास समाप्त हुआ तब वक्ता ने अभिमान के साथ मेरी ओर कटाक्ष फेंक कर प्रश्न किया, क्यों बाबू साहब, आप जाएंगे? जाऊंगा, क्यों नहीं। अच्छा, आपकी मर्जी। प्राण जाने पर? मैं हंसकर बोला, नहीं महाशय नहीं, प्राण जाने पर भी तुम्हें दोष न दिया जाएगा, तुम इससे डरो मत। किंतु बेजाही जगह पर मैं भी तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, बंदूक साथ जाएगी। आलोचना अत्यधिक तेज हो उठी है, यह देखकर मैं वहां से उठ गया। इन लोगों के दल में सिर्फ एक ऐसा आदमी था जिसने स्वीकार किया कि मैं शिकार करना नहीं जानता और जो साधारणतः बातचीत भी कम करता था, शराब भी कम पीता था। उसका नाम था पुरुषोत्तम। शाम को आकर उसने मुझे पकड़ लिया और कहा, मैं भी साथ चलूँगा, क्योंकि इसके पहले मैंने भी कभी भूत नहीं देखा, इसलिए आज ऐसा अच्छा मौका मिला है, तब मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा कहकर वह खूब हंसने लगा। मैंने पूछा, तुम क्या भूत नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मानते? भूत नहीं है इसलिए नहीं मानता। इतना कहकर वह प्रचलित तर्क उठा उठाकर बारंबार अस्वीकार करने लगा। किंतु मैंने इतने सहज से उसे साथ ले जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बहुत दिनों की जानकारी से मैंने जाना था कि यह सब युक्ति तर्क का व्यापार नहीं, यह तो संस्कार है। बुद्धि के द्वारा जो बिल्कुल ही नहीं मानते, वे भी भय के स्थान पर आ पड़ने पर भय के मारे मूर्छित हो जाते हैं। पुरुषोत्तम किंतु इस तरह सहज में छोड़ने वाला नहीं था। वह लांग कसकर एक पक्के बांस की लकड़ी कंधों पर रखकर बोला, श्रीकांत बाबू, आपकी इच्छा हो तो भले ही आप बंदूक लेकर चले, किंतु अपने हाथ में लाठी रहते, भूत हो चाहे प्रेत, मैं किसी को अपने पास न फटकने दूंगा। किंतु वक्त पर हाथ में लाठी रहेगी भी? ठीक इसी तरह रहेगी बाबू, आप उस समय देख लेना। कोस भर का रास्ता है, रात को 11 के भीतर ही रवाना हो जाना चाहिए। मैंने देखा उसका आग्रह मानो कुछ अतिरिक्त सा है। जाने के लिए उस समय भी करीब घंटे भर की देर थी। मैं तंबू के बाहर टहलकर इस विषय पर मन ही मन आंदोलन करके देख रहा था कि वास्तव में वस्तु क्या हो सकती है। इन सब विषयों में मैं जिसका शिष्य था, उसे भूत का भय बिल्कुल नहीं था। लड़कपन की बातें याद आ गई। उस रात्रि को जब इंद्र ने कहा था, श्रीकांत मन ही मन राम का नाम लेता रह, वह लड़का मेरे पीछे बैठा हुआ है। केवल उसी दिन भय के मारे बेहोश हो गया था, और किसी दिन नहीं। फिर डरने का मौका नहीं आया। किंतु आज की बात सच कहो तो वह वस्तु क्या है? इंद्र स्वयं भूत में विश्वास करता था, किंतु उसने भी कभी आंखों से नहीं देखा था। मैं भी अपने मन ही मन चाहे कितना भी अविश्वास क्यों न करूं, स्थान और काल के प्रभाव से मेरे शरीर में उस समय सनसनी न पैदा हो, यह बात नहीं थी। सहसा सामने की उस दुर्भेद अमावस्या के अंधकार की ओर देखकर मुझे एक और अमावस्या की रात की बात याद आ गई। वह दिन भी ऐसा ही एक शनिवार था। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।